हेलो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर 2021 में कौन कौन से मुख्य बदलाव किए गए हैं। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, यह है ITR1 सहज जो कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए नोटिफाई किया गया है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति इंडिविजुअल है और इंडिया का रेजिडेंट है अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, जिसकी की टोटल इनकम 50 लाख रुपीज़ तक है, जिसकी की सैलरी से इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, अदर सोर्सेज यानी कि इंटरेस्ट एक्स्ट्रा से इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपीज़ तक है, तो वह यह ITR फाइल कर सकता है। लेकिन यदि कोई इंडिविजुअल डायरेक्टर है कंपनी में या उसके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर है तो उस केस में वह यह रिटर्न फाइल नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, पहले जो रिटर्न फॉर्म नोटिफाई किए गए थे उनमें बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 139 की 7th प्रोविज़न के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल कर रहा है तो उस केस में वो ITR1 को ऑप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब वह व्यक्ति भी ITR1 यानी कि सहज को ऑप्ट कर पाएंगे, जिससे कि हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अब आपको आधार नंबर ही रिपोर्ट करना है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में, यानी कि 12 डिजिट का जो आधार नंबर आपको लोड किया गया है, या फिर यदि आपने इनरोलमेंट की है तो इनरोलमेंट ID यहाँ पे एंटर करना है। इस प्रकार पासपोर्ट नंबर को देने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले जो ITR फॉर्म नोटिफाई किए गए थे उसमें व्यक्ति इंडिया का रेजिडेंट भी था तब भी उसे पासपोर्ट नंबर रिपोर्ट करना होता था यदि उसके पास पासपोर्ट होता था। लेकिन अब इस रिक्वायरमेंट को ख़त्म कर दिया गया है। फ्रेंड्स, अब यदि किसी व्यक्ति ने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है या इलेक्ट्रिसिटी और फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा किया है तो उसकी रिपोर्टिंग उसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में करनी है। लेकिन हर व्यक्ति को यह रिपोर्टिंग नहीं करनी है। सरकार के द्वारा पूछा गया है, आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139(1) बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। यानी कि यदि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ 7th प्रोविजो टू सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो ही आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है जो कि नीचे यहाँ टेबल में दी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पे नोट भी स्पेसिफिकली दिया गया है, टू बी फिल्ड ओनली इफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 बट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग वन और मोर कंडीशंस मेंशन इन 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। यानी कि यदि व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर रहा है क्योंकि उसकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा की इनकम है, तो उस केस में उसे यह इन्फॉर्मेशन जो यहाँ टेबल में दी गई फिल करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि वो रिटर्न ही इसलिए फाइल कर रहा है क्योंकि वो 7th प्रोविजन में कवर्ड है, यानी कि उसने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है या इलेक्ट्रिसिटी या फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस स्पेसिफाई लिमिट से ज़्यादा किए हैं, तो उस केस में उसे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी है जैसे कि टेबल में मेंशन किया गया है। यानी कि यदि व्यक्ति के एग्रीगेट डिपॉजिट एक्सीड हो जाता है 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा उसने करंट अकाउंट मेंटेन किए हैं बैंकिंग कंपनी के साथ, तो उस केस में उसे ये डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे उसे अमाउंट भी स्पेसिफाई करना है कि कितना अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड करंट अकाउंट यूज़ किया गया है। इस प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है या एग्रीगेट डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर 1920, तो उस केस में उसे यहाँ रिपोर्टिंग नहीं करनी है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने एक्सपेंडिचर इनकर किया है या एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर किया है फॉरेन कंट्री में अपने ट्रैवल के लिए या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के ट्रैवल के लिए, जहाँ पे कि अमाउंट 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे अमाउंट की रिपोर्टिंग करनी है कि कितना अमाउंट इनकर किया गया है। इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति ने एक्सपेंडिचर इनकर किया है या एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के लिए, तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। उस केस में यहाँ पे उसे अमाउंट रिपोर्ट करना है। फ्रेंड्स, समझ लेते हैं कि किस व्यक्ति को इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत रिटर्न फाइल करनी होती है और किस व्यक्ति को 7th प्रोविजन टू सेक्शन 139 के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करनी है। फ्रेंड्स, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 139 दिया गया है जो कि यह कहता है कि हर कंपनी और फर्म को रिटर्न फाइल करनी है। यदि कोई व्यक्ति कंपनी या फर्म नहीं है तो उस केस में उसे रिटर्न तभी फाइल करनी है यदि उसकी इनकम मैक्सिमम अमाउंट से एक्सीड हो जाती है जिस पे कि इनकम टैक्स नहीं लगता है। फ्रेंड्स, समझ लेते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट कितना है जिस पे कि इनकम टैक्स नहीं लगता है इंडिविजुअल के केस में। फ्रेंड्स, इस केस में देखा जाता है कि यदि व्यक्ति रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उस केस में उसकी उम्र यदि 60 साल से कम है तो 2.5 लाख रुपये तक कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, इसलिए उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यदि उसकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो उस केस में 3 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है।
यदि उससे ज़्यादा की इनकम है तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। यदि व्यक्ति की उम्र 80 साल या उससे ज़्यादा है तो उस केस में 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता। यदि उसकी इनकम इससे ज़्यादा है तो उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उस केस में 2,50,000 रुपये तक कोई टैक्स नहीं लगता। यदि इनकम इससे ज़्यादा है तो उसे रिटर्न फाइल करनी मैंडेटरी है। और यदि कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो उस केस में भी 2,50,000 रुपये की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, जहां तक कि कोई टैक्स नहीं लगता। इससे ऊपर की यदि इनकम है तो उसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019 के द्वारा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की प्रोविज़न को अमेंड कर दिया गया है और नीचे दिए गए व्यक्तियों को भी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना है, भले ही उनकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। इसे हम 7th प्रोविज़ो कहते हैं टू सेक्शन 139 सब सेक्शन 1। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने अमाउंट डिपॉजिट किया है या एग्रीगेट अमाउंट डिपॉजिट किया है 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में जो कि व्यक्ति ने मेंटेन किए हैं बैंकिंग कंपनी के साथ या कोऑपरेटिव बैंक के साथ, तो उस केस में उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ड डिपॉजिटर लिखा गया है। इस प्रकार भले ही अमाउंट कैश में डिपॉजिट किया गया हो या किसी और मोड से, तो यदि अमाउंट 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाएगा करंट अकाउंट में तो व्यक्ति को इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन यदि उसने सेविंग अकाउंट में 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा डिपॉजिट किया है तो उस केस में उसे ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होती। फ्रेंड्स, सेकंड प्रोविज़न है, यदि कोई व्यक्ति फॉरेन कंट्री में ट्रैवल के लिए एक्सपेंडिचर करता है और एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है तो उस केस में उसे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही एक्सपेंडिचर उसने अपने लिए किया हो या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। इसी प्रकार फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति एक्सपेंडिचर करता है या एग्रीगेट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर 1 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए तो भी उससे इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना मैंडेटरी है। इसके अलावा भी गवर्नमेंट कोई और कंडीशंस प्रिस्क्राइब कर सकती है। इस प्रकार फ्रेंड, जिन व्यक्तियों को 7th प्रोविज़न की वजह से इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है उन्हें इनकम टैक्स की रिटर्न में जिसकी रिपोर्टिंग करनी है, यानी कि कितना अमाउंट उन्होंने करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है या फिर फॉरेन ट्रैवल के लिए इनकर किया है या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए इनकर किया है, उसकी रिपोर्टिंग भी इनकम टैक्स रिटर्न में देनी है। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति ने घर किराए पे दिया हुआ है या सेल्फ ऑक्यूपाई किया हुआ है तो ITR 1 में वो अपनी एक हाउस प्रॉपर्टी दिखा सकता है। फ्रेंड्स, इस केस में टेनेंट का पैन नंबर या एड्रेस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो फॉर्म नोटिफाई किया गया था उसमें बताया गया था कि टेनेंट का पैन नंबर और एड्रेस देना है। लेकिन अब ये जो नई रिटर्न फाइलिंग फॉर्म नोटिफाई किए गए हैं इसमें ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं दी गई है। फ्रेंड्स, यदि आपकी जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। ITR 1 में आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस भी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप की जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी है तो उस केस में आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं, जहां पे कि आपको एड्रेस प्रॉपर्टी का देना होता है और कितनी ओनरशिप है प्रॉपर्टी में वो भी आपको स्पेसिफाई करनी होती है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ द को ओनर देना है, पैन नंबर या आधार कार्ड भी बताना है को ओनर का, और परसेंटेज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी भी स्पेसिफाई करना है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति की जॉइंट ओनरशिप में प्रॉपर्टी है तो उसे ITR 2 फाइल करना है और इस केस में उसे ये बताना है कि क्या उसने प्रॉपर्टी लेट आउट की है, सेल्फ ऑक्यूपाइड डीम टू बी लेट आउट है। यदि प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है तो ITR 2 में टेनेंट का नाम भी बताना है। फ्रेंड्स, यदि प्रॉपर्टी लेट आउट की गई है तो क्या टेनेंट का पैन और आधार नंबर देना जरूरी है, इसके बारे में नोट दिया गया है। यानी कि पैन नंबर, आधार नंबर देना टेनेंट का मैंडेटरी है। यदि TDS टेनेंट के द्वारा सेक्शन 194 IB के अंतर्गत डिडक्ट किया गया है और TDS क्रेडिट क्लेम किया जाता है और टैन नंबर टेनेंट का देना मैंडेटरी है यदि टैक्स 194 I के अंतर्गत काटा गया है। फ्रेंड्स, यदि किसी व्यक्ति के अदर सोर्सेज से इनकम है जैसे कि FDR इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट एक्स्ट्रा, तो वह यहाँ पे फिलअप करेगा। लेकिन यहाँ पे डिडक्शन सिर्फ एक ही क्लेम की जा सकती है, वह है फैमिली पेंशन के लिए। यदि कोई और डिडक्शन व्यक्ति क्लेम करना चाहता है अदर सोर्सेज के अंतर्गत तो उसे ITR 1 यूज़ नहीं करना है। उसके अलावा यदि व्यक्ति के लॉसेज हैं और वो उसे कैरी फॉर्ड या सेटअप करना चाहता है जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेज हैं तो उस केस में वो ITR 1 यूज़ नहीं कर सकता, उसे ITR 2 यूज़ करना है। फ्रेंड्स, कोविड-19 की वजह से गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल 1920 के लिए डिडक्शन क्लेम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए टाइम लिमिट को बढ़ाया गया था। 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 तक
यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट कर देता है फाइनेंशियली 1920 में ही वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे अमेंडमेंट की गई है ITR रिटर्न फॉर्म में, वेदर यू हैव मेड एनी इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट पेमेंट बिटवीन 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020 फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग एनी डिडक्शन अंडर पार्ट बी ऑफ चैप्टर 6 से यस एंड नो। यदि यहाँ पे से यस टिक करेगा तो उस केस में शेड्यूल DI में उसे इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। यानी कि जब वो यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करेगा 80 सीट एक्स्ट्रा के अंतर्गत तो टोटल डिडक्शन क्लेम करेगा जो कि उन्हें 30 जून 2020 तक की है फाइनेंशियली 1920 के लिए, और उसके बाद शेड्यूल DI में वह डिटेल आ जाएगी और इस यहाँ पे उसे ये डिटेल देनी है कि कितनी इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर उसने 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में किया है। फ्रेंड्स, फाइनेंशियली 1920 के लिए कैपिटल गेन पर इनकम टैक्स बचाने के लिए सरकार ने टाइम लिमिट को एक्सटेंड किया था। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट व्यक्ति को 31 मार्च 2020 तक करनी थी उसके लिए टाइम लिमिट को एक्सटेंड करके 30 जून 2020 किया गया था। इसलिए जो अमाउंट यूटिलाइज़ किया गया है 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के बीच में इन सेक्शन के अंतर्गत जैसे कि 54, 54B, 54F, 54GB उनकी रिपोर्टिंग यहाँ पे व्यक्ति को करनी है। फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति बिजनेस करता है, उसने GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ली है तो उस केस में उसे GST वाइज एनुअल वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे डिक्लेयर करनी है जो कि उसने GST रिटर्न में दिखाई है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि व्यक्ति बिजनेस करता है तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराने के लिए लिमिट 1 करोड़ रुपया थी, लेकिन फाइनेंस एक्ट 2020 के द्वारा यह लिमिट इंक्रीज़ कर 5 करोड़ रुपीज़ कर दी गई थी। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन दी गई थी, यानी कि एग्रीगेट अमाउंट जो रिसीव किया गया है सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट, कैपिटल अकाउंट एक्स्ट्रा के लिए वो 5% से ज़्यादा नहीं हो सकता है कैश में टोटल अमाउंट का। इसी प्रकार जो एग्रीगेट पेमेंट है ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंडिचर के लिए या कैपिटल अकाउंट के लिए जैसे कि एसेट एक्विजिशन, पेमेंट ऑफ लोन एक्स्ट्रा, वह भी कैश में 5% से ज़्यादा नहीं हो सकती हैं। इसके लिए रिपोर्टिंग करने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में कॉलम दिया गया है जहाँ पे कि व्यक्ति को रिपोर्टिंग करनी है कि क्या उसकी टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट बिजनेस की 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा नहीं है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।